डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार और आज मैं आप लोगों को गैसेस स्टेट में 11th क्लास का जो स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर है उसमें गैसेस स्टेट में मैं एक्चुअली दो लॉ आप लोगों को डिस्कस करा चुका था। एक था हमारे पास में बॉयल्स लॉ और एक था हमारे पास में चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमारे पास में कुछ और बेसिक लॉ यहाँ पर बचे हुए हैं, तो उन बेसिक लॉ को हम यहाँ पर अभी समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में एक और लॉ होता है और उस लॉ को हम लोग कहते हैं दैट इज प्रेसर्स लॉ। तो एक और नियम है यहाँ पर और वो नियम है प्रेसर्स लॉ। एक क्वेश्चन ये है कि प्रेसर्स लॉ का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर हम प्रेसर्स लॉ की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इससे पहले आपने दो लॉ पढ़े हैं। देखिए, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है नंबर ऑफ मोल्स और एक है हमारे पास में टेम्परेचर। तो हमारे पास में ये चार क्वांटिटी हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इन चार क्वांटिटी में से किन्हीं दो को जब हम कांस्टेंट करके बची हुई दो क्वांटिटी में कोई रिलेशनशिप चेक करते हैं तो उससे कोई ना कोई नियम बन जाता है। जैसे अगर मैं याद दिलाऊं तो देखिए, मैंने ये समझाया था कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशनशिप होती है। और इस बात को मैंने कहा था कि ये बॉयल्स लॉ होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी समझाया था कि अगर हम प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब ये निकला कि इस केस में आप लोगों ने चार्ल्स लॉ को समझा था। लेकिन उसी तरह से अभी अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं एक क्वांटिटी तो है मेरे पास में यहां पर वॉल्यूम और एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में, मतलब अगर ये दोनों कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस कंडीशन में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। लेकिन ये तब की बात है जब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों हमारे पास में यहां पर कांस्टेंट रहे। तो देखिए, मैंने यहां पर यह समझाया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। लेकिन शर्त यहां पर यह है कि इस केस में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। इस नियम को आप लोग कहते हैं प्रेशर्स लॉ। तो प्रेशर्स लॉ का मतलब है कि प्रेशर ऑफ डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम वहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मैं यहां पर आपको एक बात और बताता हूं। क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि वॉल्यूम कब कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम के कांस्टेंट रहने की शर्त क्या है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए आपको एक रिजिड कंटेनर लेना होगा, यानी कि आपके पास में एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसकी दीवार मजबूत हो। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का कंटेनर है जिसकी दीवार स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग वॉल है उसकी, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां पर प्रेशर्स लॉ बनेगा। मतलब समझिए क्या है इसका। जैसे गैस का सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के सिलेंडर की जो दीवार है वो रिजिड होती है, स्ट्रोंग होती है। तो इस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो दीवार है वो नहीं फैलेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, प्रेशर अंदर से इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने उसको ज्यादा गर्म किया तो उस कंडीशन में जो गैस का सिलेंडर है वो फट जाए। मतलब ये निकला कि अगर हम यहां पर ये कहें कि बर्स्टिंग ऑफ ए गैस सिलेंडर बाय हीटिंग इज बेस्ड अपॉन प्रेशर्स लॉ, तो ये कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने किसी भी गैस के सिलेंडर को गर्म किया तो गैस के सिलेंडर को गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा और ऐसा हो सकता है कि वो सिलेंडर फट जाए। तो बर्स्टिंग ऑफ ए गैस सिलेंडर बाय हीटिंग इज बेस्ड अपॉन प्रेशर्स लॉ। अब यहां पर हम कुछ और बातें देखेंगे, छोटी छोटी बातें कुछ और देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम यहां पर चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर दैट इज इक्वल टू, यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इसके अलावा यहां पर हमारे पास में टेम्परेचर लिखा जा सकता है। और इसके अकॉर्डिंगली हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास P अपॉन टी दैट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि P अपॉन टी हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसके साथ साथ अब हम ये भी कह सकते हैं कि P1 अपॉन T1 एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में P2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास में एक रिलेशनशिप है जो कि प्रेशर्स लॉ की रिलेशनशिप होती है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ग्राफ भी सोच सकते हो, क्योंकि आपने चार्ल्स लॉ के ग्राफ बनाए हैं तो जैसे उसके ग्राफ बनते हैं वैसे ही आप इसके भी ग्राफ सोच सकते हो।
अगर मान लिए मैं यहां पर सिंपली बात करूं तो देखिए आप लोग क्या कह सकते हो, जैसे सपोज दैट आपने यहां पर टेम्परेचर लिया है और यहां पर आपके पास में प्रेशर है, तो आप प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो जो हमारे पास में ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। ग्राफ यहां से इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप के केसेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुआ हमारे पास में यहां पर प्रेशर्स लॉ। प्रेशर्स लॉ के बाद देखिए अब जो मैं यहां पर बात करूंगा वो होगा हमारे पास में एक और लॉ, और उसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोज लॉ। तो अब मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं कि एवोगैड्रोज लॉ का क्या मतलब है। एवोगैड्रोज लॉ, देखिए अगर हम एवोगैड्रोज लॉ की बात करें तो इसमें भी वही बात है, ये 4 क्वांटिटी हैं, रिलेशनशिप हमें इन चारों के अकॉर्डिंग ही देखनी है। क्या होगा इस केस में, देखिए एक तो हमारे पास में यहां पर प्रेशर है, एक हमारे पास में वॉल्यूम है, एक हमारे पास में टेम्परेचर है और एक हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स है। इस केस में देखिए रिलेशनशिप क्या क्या होती हैं, यहां पर हम डिफरेंट वे में अपनी रिलेशनशिप को कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप यहां पर देख सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहली बात, अगर मान लो सपोज दैट मैं कहता हूं कि हमारे पास में टी एंड एन, टी एंड वी को कह देता हूं मैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, पहला केस देखिए, अगर मैं कहता हूं कि टी एंड वी कांस्टेंट है, अगर मैंने कहा है कि जो गैस का टेम्परेचर है और इसके साथ साथ जो गैस का वॉल्यूम है ये दोनों कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम मैंने यहां पर कांस्टेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो उस केस में गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आप कहोगे कि सर इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा जहां पर होता हो आप वो कोई जगह बताइए। तो देखिए एक बिल्कुल सीधी सी बात है, मान लो सपोज दैट आपके पास में गैस का सिलेंडर है, तो जो गैस का सिलेंडर है, अगर हम एक गैस के सिलेंडर की बात करते हैं तो उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार बनी हुई है वो बहुत मजबूत होती है। जो गैस का सिलेंडर है उसकी जो दीवार बनी हुई है वो बहुत मजबूत है। तो ये मैंने एक गैस का सिलेंडर यहां पर कंसीडर किया और मैं कह रहा हूं कि जो इसकी दीवार है वो बहुत मजबूत है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जैसे ये गैस का सिलेंडर यहां पर आपने लिया है और सपोज दैट आप इसके अंदर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भरते हुए जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अगर गैस के सिलेंडर के अंदर आप ज्यादा गैस भरेंगे, मोर एंड मोर गैस का इंट्रोडक्शन आप गैस के सिलेंडर के अंदर करेंगे, तो पक्की बात है कि जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम, गैस के सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, वो तो स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, रिजिड वॉल है। तो मतलब ये निकला कि अगर आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो इस केस में जो ये सिलेंडर है इसका प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये केस हुआ हमारे पास। दूसरी बात ये है, अगर मान लो एक और रिलेशनशिप देखिए, क्योंकि मैंने यहां पर कहा है कि एवोगैड्रोज लॉ का क्या मतलब होता है, तो मैं समझा रहा हूं यहां पर कि एवोगैड्रोज लॉ का क्या मतलब होता है। तो देखिए बेटा, अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं और मैं यहां पर यह कह दूं कि अगर हमारे पास में प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो अगर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये कांस्टेंट होते हैं तो उस कंडीशन में आप ये कहोगे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन। उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब आप में से कहोगे कि सर ये बताइए कि ऐसा कहां पर होता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये वाला फिनोमिना होगा कि आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और वहां पर गैस को आपने और भरा, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और वो होता है हमारे पास में बैलून। तो जो बैलून की वॉल है वो कमजोर वॉल मानी जाती है, वो बहुत कमजोर होती है और आइडियल बैलून में की जो दीवार है वो बिल्कुल कमजोर होती है। तो इस केस में अगर हमारे पास में एक बैलून है, अगर मैंने यहां पर एक बैलून लिया है, एक बैलून है हमारे पास, तो देखिए बेटा इस केस में क्या होगा, हम ये मान करके चलेंगे कि जो हमारे पास में यहां पर गैस का प्रेशर लग रहा है, इस केस में जो यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस लग रहा है और जो हमारे पास में यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहां पर पी एटमॉस्फेयर। तो एक तो हमारे पास में हो गया यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस अंदर से, और एक हुआ हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए मैंने पहले भी समझाया है कि अगर मान लो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो ये जो बैलून है छोटा होता हुआ चला जाएगा, और अगर आप गैस के प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो फिर इस बैलून का साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर इसके प्रेशर को किसी भी तरीके से बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में ये बैलून तब तक फैलता रहेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो हमारे पास में एक आइडियल बैलून होता है उस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गैस का प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो बैलून की एक खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में यहां पर दोनों ही प्रेशर बराबर रहते हैं। तो यहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और आप टेम्परेचर को भी यहां पर चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने बैलून के अंदर यहां पर गैस को इंट्रोड्यूस किया, आपने यहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ाने शुरू कर दिए, बैलून के अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। तो आपने पता होगा कि आपने बैलून लिया, उसके अंदर आप हवा भरना शुरू कर देते हैं, तो जितनी आप ज्यादा हवा भरते हैं उतना ही बैलून का साइज बढ़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि इस केस में वॉल्यूम, यहां पर प्रेशर नहीं, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो बैलून के केस में वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ाने से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये केस मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। अब देखिए एक और बात होती है जिसको आप लोग अगेन एवोगैड्रो लॉ ही कहेंगे। तो एक तो एवोगैड्रो लॉ की ये वाला स्टेटमेंट बना, एक एवोगैड्रो लॉ का ये वाला स्टेटमेंट बना कि अगर वहां पर पी और टी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, और अगर वहां पर टी और वी कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। एक और केस देखिए, मान लो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। मान लीजिए एक केस आपने बनाया और आपने कहा कि हम सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा तो देखिए अगर आप केवल और केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आप यहां पर ये कहेंगे कि जो पीवी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अगर आप ये कहते हैं कि केवल और केवल वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा केस है, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? यस है, नो डाउट। अगर मान लीजिए आपके पास में टायर है, आजकल ट्यूबलेस टायर जैसे चल रहे हैं, तो आपके पास में टायर है, तो आप क्या करते हो वहां पर? देखिए उस केस में आप जो टायर जब पिचक जाता है तो उस कंडीशन में आप उसके अंदर हवा भरवाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप टायर के अंदर हवा क्यों भरवाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आप जो टायर के अंदर हवा भरवा रहे हो, आप टायर के अंदर इसलिए हवा भरवा रहे हो ताकि जो टायर पिचका हुआ है वो टायर थोड़ा सा फूल जाए। तो जो टायर पिचक गया है आप उसको फुलाना चाह रहे हो, मतलब आप उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हो। लेकिन जो हमारे पास में वहां पर टायर के अंदर गैस भरी जाती है, टायर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या डायरेक्ट हम हवा भरते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कैसे चेक करोगे कि उसके अंदर कितनी हवा भरी गई है, कम है या ज्यादा है? तो चेक करने के लिए आप उसका प्रेशर चेक करते हो। तो मतलब क्या निकला कि वहां पर क्या हो रहा है कि जब आप गैस भर रहे हो या हवा भर रहे हो तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि आपका टारगेट ही था वॉल्यूम बढ़ाना, ताकि जो आपका टायर है वो फूल जाए। और इसके साथ साथ वहां पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेजर तो आप प्रेशर से कर रहे हो। तो इसका मतलब ये निकला कि इस केस में मैं यहां पर कहूंगा कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो ये हमारे पास में टायर ट्यूब का केस बना। तो एक तरीके से जो हमारे पास में एवोगैड्रो लॉ है उसको तीन वे में हम लोग लिख सकते थे, और वो तीनों पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये था और सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये था और थर्ड पॉइंट हमारे पास में यहां पर ये वाला बना है। अब देखिए मेरे पास में यहां पर कुल मिलाकर के एक तो बोयल लॉ बना, एक हमारे पास में यहां पर चार्ल्स लॉ बना, एक हमारे पास में यहां पर एवोगैड्रो लॉ बना, और एक बन गया प्रेशर्स लॉ। अब देखिए यहां पर एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो ग्राफ हैं वो मल्टीपल टाइप के करके दे दिए जाते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है कि जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी आपको इस टाइप का मल्टीपल टाइप का ग्राफ मिल जाए तो आप क्या करेंगे वहां पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर बोयल्स लॉ के बारे में। तो देखिए अगर हम बोयल्स लॉ की बात करते हैं तो बोयल्स लॉ के केस में यहां पर सपोज दैट आपने लिया है कि हमारे पास प्रेशर है, और इस जगह पर आप यहां पर कंसीडर करेंगे हमारे पास में वॉल्यूम है। बोयल्स लॉ के केस में जो हमारे पास में ग्राफ आया था वो ग्राफ, मान लीजिए एक ग्राफ मेरे पास में आया और वो ग्राफ इस तरह से है, ये हमारे पास में बोयल्स लॉ का ग्राफ है। लेकिन वहां पर एक नियम भी था, वहां पर नियम ये था कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता था। ठीक, तो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके मैंने T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ बना लिया। अब टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया और चेंज करके फिर टेम्परेचर को नहीं बदला। जैसे एक बार मान लीजिए मैं यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ बना लिया,
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये देखा कि वॉल्यूम चेंज करते हुए जा रहे हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से फिर हमने यहां पर टेम्परेचर को चेंज करके सेम टाइप का ग्राफ बनाया, लेकिन इस बार टेम्परेचर यहां पर T2 कर दिया गया है। अगर मान लो ये बता दिया जाए कि जो हमारे पास में T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1, यानी कि ये इंफॉर्मेशन अगर हमें दे दी जाए कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं तो हमें यहां पर यह बता दिया गया है कि भाई देखिए ये दो ग्राफ हैं और आपको यह बताना है कि इसमें T1 और T2 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यह आपसे पूछा गया है, यह हिसाब आपको लगाना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेथड है, इसका मेथड बिल्कुल आसान है एकदम। इसके लिए आप एक काम करिए, इसके लिए आप एक काम ये करिए कि आप कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे सपोज दैट आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और वो यहां पर ड्रॉ कर ली, कहीं पर भी जहां आपका मन करे, या तो आप इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पहला काम आप ये करिए। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर आप देखिए T1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में यहां पर V1 वॉल्यूम आ रहा है, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग V1 वॉल्यूम। ऐसे ही T2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे पास में जो वॉल्यूम आ रहा है वो है यहां पर V2, ठीक। तो वॉल्यूम के और प्रेशर के बीच में ग्राफ था और यहां पर ये कंडीशन बनी। अब देखो एक बात तो हमें ग्राफ से नजर आ रही है कि V2 से ऊपर बना है V1 से ऊपर बना है यहां पर V2 का पॉइंट, तो सीधी सी बात है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहां पर प्रेशर तो बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब ये निकला कि यहां पर रिलेशनशिप ये आ गई कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, लेकिन इस केस में यहां पर कहा है कि प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट है। तो देखिए अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर आप लगाते हैं चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। मुझे पता है कि V2 बड़ा है और V1 छोटा है, तो इसका मतलब T2 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या निकला, T2 हमारे पास में यहां पर बड़ा होगा। तो इससे यह साबित हुआ कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें जिसके अकॉर्डिंग दिया, जैसे यहां पर जो ग्राफ है वो बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो बोयल्स लॉ को छोड़ करके किसी और के अकॉर्डिंग सोल्व कर दीजिए। तो यहां पर मैंने क्या है, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब इस तरह की प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन की और कर लेते हैं, तो आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा। तो देखिए मैं एक और ग्राफ यहां पर बनाता हूं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पर मान लीजिए एक ग्राफ आपको दिया गया है, और जो ग्राफ आपको दिया गया है इस बार यहां पर मैं ले रहा हूं T, और यहां पर ग्राफ में मैं ले रहा हूं वॉल्यूम V, और इस केस में मैंने कहा कि जो हमारे पास में प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया। तो देखिए अगर हम प्रेशर को यहां पर कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी तो कई सारे केस हो सकते हैं, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, V और T के बीच में यहां पर ग्राफ बनाता हूं। तो V और T के बीच में जो हमारे पास में ग्राफ है, मान लीजिए एक ग्राफ बना और वो ग्राफ मेरे पास में ये है, ठीक। और यहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर मेरे पास में यहां पर P1 के बराबर है, प्रेशर को मैंने P1 रखा है। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर को चेंज कर देता हूं, प्रेशर को चेंज करके फिर मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं। तो प्रेशर को मैंने चेंज कर दिया और चेंज करके यहां पर P2 प्रेशर पर अब मैंने दूसरा ग्राफ बना लिया। बिल्कुल सेम उसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हमने एक और यहां पर P3 प्रेशर पर एक और ग्राफ बना लिया। अब आपसे ये कहा गया कि भाई P1, P2, P3 को कंपेयर करिए, ये बताइए कि P1, P2 और P3 में क्या रिलेशनशिप आ रही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको हिसाब लगाना है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से इसका हिसाब लगा सकते हैं, आराम से आप इसको सोच सकते हैं। कैसे सोचोगे, देखिए तरीका वही कि जब भी आपको कोई ग्राफ दिया जाए तो उसमें किसी एक एक्सिस को आप वहां पर कांस्टेंट कर दीजिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे करके, ये लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली, और इस पॉइंट पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पास में टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सबका बराबर आ गया। यहां पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, टेम्परेचर बिल्कुल बराबर है।
अगर मैं यहां पर P1 के कॉरस्पॉन्डिंग चलता हूं तो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर मेरे पास में V1 है, और यहां पर P2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में यहां पर आया है, यह है V2, और सेम उसी तरह से P3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर मेरे पास में आया है, दैट इज V3, ये आया है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो देखिए जो V1 है वो सबसे ऊपर है, तो V1 सबसे ऊपर है तो V1 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या निकला, रिलेशनशिप है हमारे पास में V1 सबसे बड़ा है, फिर V2 है, और फिर हमारे पास में यहां पर V3 है। क्यों? क्योंकि V1 सबसे ऊपर है तो V1 सबसे बड़ा होगा। एक बात ये हो गई। लेकिन देखिए अगर मान लो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, अगर यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा आपने, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अब हमें याद करना पड़ेगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो नियम लगता है वो होता है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, और उस कंडीशन में आपने ये कहा था कि जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां पर रिलेशनशिप आ गई कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हुआ। तो अगर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये निकला इसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो मतलब यहां पर इसे कॉरस्पॉन्डिंग P1 है, तो यहां पर मेरे पास में हुआ P2, और यहां पर हमारे पास में आ गया P3। तो मतलब ये रिलेशनशिप हमारे पास में आ गई। इस केस में जो P3 है वो सबसे बड़ा है। तो आप यहां पर इनको कंपेयर कर सकते हो, इस टाइप से इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो देखिए मुश्किल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब फिर देखिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए उन्होंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, या देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। उन्होंने कोई क्वेश्चन यहां पर दिया, और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि यहां पर वो प्रेशर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो वो ले रहे हैं वो ले रहे हैं पीवी। इस बार यहां पर उन्होंने लिया पीवी। देखिए आप जानते हैं कि जो पीवी है वो इस तरीके से होता है, और यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास में, चलिए मैं इसको एक लाइन ही बना देता हूं। इस बार मैं यहां पर पीवी है, तो देखिए अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं और पीवी चेंज नहीं होता, ठीक, तो एक तो मेरे पास यहां पर आ गया, मैंने कहा कि ये हमारे पास में T1 टेम्परेचर पर है, मैंने एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, और लाइन मेरे पास में यहां पर आ गई, वो आ गई T2 पर। तो एक T1 है और एक T2 है। अब आपसे ये कहा गया कि भाई ये बताओ कि इस केस में T1 और T2 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये आपको हिसाब लगाना है। तो बिल्कुल आसान, कैसे करेंगे आप देखिए, मैंने ये कहा था कि हमारे पास में जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कहां, वो होता है T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। लेकिन हमने एक और नियम के अकॉर्डिंग ये भी पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। मतलब ये दो अलग अलग नियम हैं। अगर मैं नीचे वाले नियम की बात करूं तो ये मेरे पास में चार्ल्स का लॉ है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये प्रेशर्स लॉ है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूं तो इसके बाद में क्या बन जाएगा, मेरे पास में बन जाएगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ गया मेरे पास में यहां पर T। इसका मतलब ये निकला कि जो PV है वो T के बढ़ाने से बढ़ेगा, वो T के बढ़ाने से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि यहां पर PV ये वाला ज्यादा है और ये कम है, तो ये PV ज्यादा है, तो इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर देना होगा। ऐसे ही देखिए अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से भी आपको दे सकते हैं। या देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास में प्रेशर है, और यहां पर हमारे पास में उन्होंने लिया है पीवी। उन्होंने कहा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है, और यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए इस केस में जो N1 और N2 है उसमें से कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। तो अगर आप देखें तो देखिए बिल्कुल क्लियर कट रिलेशनशिप यहां पर आपके पास है कि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो पीवी बढ़ेगा। तो इस केस में अगर हम पी की बात करें तो पीवी वैसे तो प्रेशर से कांस्टेंट है, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ा दोगे तो पीवी बढ़ जाएगा। अगेन यहां पर हमारे पास में N2 इज ग्रेटर देन N1 आएगा। तो मतलब मैंने ये कहा है कि इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब आपको वहां पर देना होगा।
ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, तो जो टॉपिक मैंने यहां पर आप लोगों को कराया है वो टॉपिक हमारे पास में है कि जो डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल गैस लॉज हैं उनको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करें। फंडामेंटल गैस लॉज का क्या मतलब होता है ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। फंडामेंटल गैस लॉज को समझने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ करके हम यहां पर समझेंगे कि एक होती है हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और इसके साथ साथ जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके ऊपर जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के बनेंगे उनको भी हम यहां पर डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और उसके ऊपर हम किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आपके पास में जो क्वांटिटीज हैं वही 4 हैं और उन्हीं 4 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर कोई रिलेशनशिप सेट करनी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अभी भी चलेंगे। अगर यहां पर बात की जाए तो देखिए सीधी सी एक ही बात है और वो ये है कि मैंने ये कहा था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अभी आया भी था कहीं पर, जो यहां पर आया था, तो यहां पर आया था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है और जो हमारे पास में V है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। हालांकि ये बात तब होती है जब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे। ये केवल तभी होगा जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कांस्टेंट रहे। तो मैं जो बात यहां पर कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास में P इंटू वी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारे पास में क्या, वो T आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास में जो PV है दैट इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं T। तो ये जो इक्वेशन इस टाइम पर आपको यहां पर नजर आ रही है PV दैट इज इक्वल टू RT, इसी को ही हम लोग कहते हैं यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यही हमारे पास में है आइडियल गैस इक्वेशन। बस एक अंतर है यहां पर, एक अंतर यह है कि इस टाइम पर जो हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है ये एक्चुअल में 1 मोल के लिए है। तो मैं नीचे यहां पर एक और लिख देता हूं फॉर 1 मोल। तो अगर आपके पास में 1 मोल गैस है तो PV इक्वल टू RT होगा। जहां पर आर के बारे में अभी मैं आपको कुछ डिटेल यहां पर देने वाला हूं, यानी कि आर के बारे में बहुत सारी बातें यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर का क्या मतलब होता है, आर क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो 1 मोल गैस के लिए तो PV दैट इज इक्वल टू RT होता है, लेकिन हमारे पास में ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है PV दैट इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं NRT। तो अगर हमने यहां पर लिखा है कि PV दैट इज इक्वल टू NRT है तो इसका मतलब इस टाइम पर मैं N मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को लिख रहा हूं। तो इस टाइम पर ये N मोल के लिए यहां पर लिखी जा रही है। चलिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। N मोल के लिए PV इक्वल टू NRT होगा और 1 मोल के लिए PV इक्वल टू RT होगा। अभी कुछ और भी बातें हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं। देखो, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में PV और जो हमारे पास में T है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो PV अपॉन T, PV अपॉन T ये आ जाएगा R दैट इक्वल टू R, लेकिन R तो कांस्टेंट है, R तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये हमारे पास में जो वैल्यू है ये तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां पर P1 V1 अपॉन यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा T1 एंड दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन यहां पर हो जाएगा हमारे पास में T2। तो मतलब जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है आप उसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं। और देखिए और क्या क्या हो सकता है यहां पर। देखिए, जैसे ये वाली इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं P1 V1 अपॉन यहां पर हो जाएगा देखो N1 यहां पर T1 एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा P2 V2 अपॉन यहां पर हो जाएगा N2 T2। देखिए, एक्चुअल में इस केस में क्या है, केवल एक ही बात है, जब हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मोल्स थे बाद वाली कंडीशन में भी नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग की कंडीशन में और फाइनल की कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स पहली कंडीशन में और बाद की कंडीशन में बदल रहे हैं तो फिर ये इक्वेशन नहीं लगेगी, फिर ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया तो फिर आपको उसको चेक करना पड़ेगा वहां पर।
तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब मैं एक और बात आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास में हमारी एन मोल के लिए इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, पी दैट इज पी वी लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आगे देखो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू हमारे पास में यहां पर आया आर टी। हम ऐसे लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और यहां पर हमने आर टी लिख दिया। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास में एम है इसको मैं इधर ले लेता हूं और वी को इधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा यहां पर पी एम दैट इक्वल टू, ये बन जाएगा यहां पर डब्ल्यू अपॉन, यहां पर बन जाएगा वॉल्यूम, और इंटू यहां पर आया मेरे पास में आर टी। तो पी एम दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। ऐसे आप लिख सकते हो इसको। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी पी एम दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसको आप लोग कहते हो डेंसिटी। तो यहां पर मेरे पास में आया डी आर टी। तो याद देखिए कि एक इक्वेशन जो हमारे पास में है ये भी होती है कि पी एम दैट इज इक्वल टू डी आर टी। ठीक, तो ये भी एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसी फॉर्म बनाऊं तो क्या बनेगी मेरे पास, देखिए यहां पर बन जाएगा पी एम, देखो पी एम डिवाइडेड बाई डी इंटू टी, तो पी एम डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, हमारे पास में यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि पी एम दैट इक्वल टू पी एम अपॉन डी टी दैट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी हम बोल सकते हैं। फिर हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि पी वन एम वन डिवाइडेड बाई डी वन टी वन दैट इज इक्वल टू, यहां पर है पी टू एम टू अपॉन, यहां पर क्या आएगा डी टू एंड टी टू। तो मतलब आपके पास में इस तरह की ये इक्वेशन बन गई। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद इस केस में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को यहां पर समझेंगे। सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें आर क्या है, क्योंकि आर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बार बार अपनी इक्वेशन को यहां पर तैयार करता हुआ जा रहा हूं, लेकिन आर क्या है, आर के बारे में मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। जो आर है हमारे पास, जो मैंने लिखा है, अगर मैं उस आर की बात करूं तो इस आर को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये आर है, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। ये आइडियल गैस कांस्टेंट है। और जो हमारे पास में ये आर है, इसके बारे में आपको दो बातों का तो विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो इसकी वैल्यू और इसके साथ साथ इसकी यूनिट। दो बातों का आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू कितनी होती है और आर की वो जो वैल्यू है वो किस यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो देखिए, इसके लिए जो तरीका होगा हमारा वो ये होगा कि हम कोई एक स्पेशल कंडीशन यूज करें और उस स्पेशल कंडीशन की हेल्प से आर की वैल्यू को निकाल लें। तो देखिए, जो मेरे पास में यहां पर रिलेशन है वो है पीवी दैट इज इक्वल टू आर टी। ये मेरे पास में एक मोल गैस के लिए रिलेशन है। आप चाहें तो पीवी इक्वल टू एनआरटी भी ले सकते हैं, ये एन मोल के लिए रिलेशन है। तो इस केस में अगर मैं आर को यहां पर निकालना चाहता हूं तो आर दैट इज इक्वल टू मेरे पास में आएगा पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। ये रिलेशनशिप हमारे पास आएगी। और अगर ये रिलेशनशिप हमारे पास आती है तो हम यहां पर इस कंडीशन में, इस रिलेशनशिप में वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से हमारी फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, देखिए, अगर मैं आर को निकालना चाह रहा हूं तो समझना आप ध्यान से, आर दैट इक्वल टू, मैं यहां पर प्रेशर रखता हूं 1 एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ मैं यहां पर जो गैस का अमाउंट है उसको लेता हूं 1 मोल। तो मैंने 1 मोल गैस ली और 1 मोल गैस को मैंने लिया है 1 एटमॉस्फेयर पर। इसके साथ साथ मैं इसको यहां पर लेता हूं 273 केल्विन पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर आपके पास 1 मोल गैस 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पर होती है तो याद रखिएगा कि ये तो एसटीपी की कंडीशन हो गई, मतलब 1 मोल गैस एसटीपी पर है। तो जो 1 मोल गैस एसटीपी पर होती है, जिस समय पर 1 मोल गैस एसटीपी पर होती है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो मतलब एक कंडीशन आपके पास आ गई। तो जो एक वेल नोन कंडीशन हमारे पास में एसटीपी की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अब देखिए क्या बनेगा। इस पूरे को सोल्व करने के बाद आता है 0.0821। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद आता है हमारे पास
0.0821 और ये क्या बनेगा वो देखिए, ये बनेगा हमारे पास में लीटर एटमॉस्फेयर। देखिए लीटर एटमॉस्फेयर, और यहां पर मैं कहूंगा कि ये मेरे पास में पर मोल एंड पर केल्विन। तो जो आर की यूनिट है अगर वो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ली जाए तो उस टाइम पर आर की वैल्यू 0.0821 आती है इन सारों को सोल्व करने के बाद। तो मैंने इसकी वैल्यू यहां पर एमकेएस में मतलब इसकी वैल्यू एक कन्वेंशनल यूनिट में जो कि एक पॉपुलर यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इसमें फाइंड आउट कर दी। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी और भी वैल्यूज आप लोग चेक कर सकते हैं और ऐसी वैल्यूज की मैं बात करूंगा जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इस बार जो यहां पर वैल्यू रखी हैं इन सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर देंगे, एसआई में या एमकेएस में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए जरा वैल्यूज अगर हम यहां पर रखेंगे और इस बार रखना है एमकेएस में, तो देखिए क्या क्या रखी जाएंगी। 1 एटमॉस्फेयर की जगह पर हम लिखेंगे 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 एटमॉस्फेयर जो वास्तव में होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵, और ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो एक तो वैल्यू हमारे पास में यहां पर आ गई एटमॉस्फेयर में प्रेशर की, ठीक। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना होता है। 22.4 लीटर है, इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे इंटू, ये हो जाएगा यहां पर 22.4 इंटू 10⁻³ और याद रखिएगा कि अब ये यहां पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू 10⁻22.4 10⁻³ अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ। 1 मोल ही रहेगा, यहां पर जो वैल्यू है ये मैं यहां पर 1 मोल ही रहने देता हूं, और इनटू जो हमारे पास में यहां पर टेम्परेचर है उसको 273 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एमकेएस में ही है। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो यहां से जो आर की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी बेटा 8.31, और ये आएगी अब हमारे पास में जूल। देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहां पर पावर, तो न्यूटन मीटर बनेगा, वो जूल होता है। तो इतने जूल पर मोल और पर केल्विन। तो हमारे पास में एक यूनिट आर की ये भी होती है। अगर आपको कहीं पर एमकेएस में इसकी वैल्यू रखनी पड़े तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है। तो मैंने आर की वैल्यू एमकेएस में यहां पर निकाल के बताई कि आर की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी। उसके बाद फिर देखिए आगे हम लोग क्या सोच सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो हमारे पास में आर है इसकी वैल्यू आप कैलोरी में निकाल सकते हैं, और रिलेशनशिप ये होती है कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू हमारे पास में होता है 4.18 जूल। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास होती है 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये एक रिलेशनशिप है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 8.31 डिवाइडेड बाई 4.18, और ये बन जाएगा मेरे पास में इतने कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आती है हमारे पास में अप्रोक्स 2 से थोड़ी सी कम आती है, तो अप्रोक्स 2, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 2 कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन। तो याद रखिए कि आर की एक वैल्यू ये भी होती है, ये हो गई कैलोरी के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए कि आर की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा ही यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आर के बारे में। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में यहां पर सोचें तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसके कई सारे तो एप्लीकेशन टाइप के केस बनते हैं। एप्लीकेशन का मतलब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे वो केसेस बनते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास में आर है इसके कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, तो उन फॉर्मूलों के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर बन सकते हैं, ठीक। तो पहले मैं देखता हूं कि जो हमारे पास में यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन है जिसमें मैंने इतनी बातें यहां पर आपको बताई हैं, ये जो आर है इस आर के कुछ और इंपॉर्टेंट यूज हैं उनका हम यहां पर डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए देखिए एक बार आर के कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कुछ यूज हैं इसके, कुछ इसके खास यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं तो उस केस में एक हमारे पास में जो गैसेस के टाइप हैं, जैसे गैसेस हो सकती हैं, देखो मोनो एटॉमिक टाइप की जो गैसेस हैं वो गैसेस हो सकती हैं मोनो एटॉमिक टाइप। गैस की मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी गैस हो सकती है मोनो एटॉमिक टाइप। तो मोनो एटॉमिक टाइप गैस का मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक टाइप गैस का जो मतलब है वो ऐसा है जिसमें केवल एक ही एटम हो। मतलब जैसे वो गैस हीलियम हो सकती है, या वो गैस ऑक्सीजन ऐसे हो सकती है, नियोन हो सकती है, या फिर हमारे पास में वो गैस आर्गन हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे पास में गैसेस हैं इनको मैं कह रहा हूं कि मोनो एटॉमिक टाइप की गैसेस हैं। अब होता क्या है कि ये कैसे पता करें? मान लो ऑक्सीजन गैस ही है मेरे पास, तो ऑक्सीजन गैस एटॉमिक फॉर्म में है या O2 की फॉर्म में है, मोलिकुलर फॉर्म में, दैट इज नॉट नोन। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है और वो तरीका होता है कांस्टेंट। जो हमारे पास में वो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं गामा। और गामा का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास में CP/CV। तो मैंने यहां पर एक टर्म यूज की है और वो टर्म है गामा। और गामा का जो मतलब होता है वो होता है CP/CV। तो अगर मैं गामा की बात करूं तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा अलग होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा अलग होता है, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग होती है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि CP और CV क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे यहां पर। तो देखिए, जो हमारे पास CP है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। देखिए, इसको बता देता हूं मैं। CP का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो CP है, CP का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम उसी तरह से अगर हम CV की बात करें तो CV का जो मतलब होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास में दो स्पेसिफिक हीट होती हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई स्पेसिफिक हीट का ही क्या मीनिंग होता है? स्पेसिफिक हीट आप किसको बोलते हो? तो देखिए, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है मैं एक बार समझाता हूं आपको। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास में यहां पर मैं दो केस कंसीडर करूंगा, आप लोग केयरफुली थोड़ा सा समझिएगा उसको। मान लिए आपके पास यहां पर एक गैस है और जो गैस मैंने यहां पर ली है वो ली है यहां पर 1 मोल। तो मैं 1 मोल गैस की यहां पर बात कर रहा हूं। 1 मोल गैस है मेरे पास में, कोई भी गैस है, हमें इससे मतलब नहीं। 1 मोल गैस है यहां पर। और यहां पर देखिए मैंने लगा दिया है एक इसमें मूवेबल पिस्टन, इसमें यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास में यहां पर ये 1 मोल गैस है, इस गैस को यहां पर हीट दी जाए, इसको हीट दी जाए और इसको हीट दे करके इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाया जाए। मतलब यहां पर हम चाहते हैं कि जो डेल्टा टी है वो हमारे पास में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। चेंज जो होता है टेम्परेचर का वो केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर होता है। तो मतलब 1 मोल गैस के टेम्परेचर को हम यहां पर हीट दे करके बढ़ाना चाहते हैं और 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, लेकिन इस केस में हमारे पास में दो सिचुएशन बनती है। भाई हीट देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन इस केस में हमारे पास में दो सिचुएशन बनती है। वो दो सिचुएशन क्या क्या हैं उनको आप लोग एक बार प्रॉपर्ली समझिए। यहां पर मैं वही पिस्टन यूज कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास में एक मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर नीचे चल सकता है और यहां पर हमारे पास में 1 मोल, बिल्कुल वैसे ही यहां पर गैस भरी हुई है। और इस केस में भी सेम मुझे यही काम करना है, इसका भी टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, यहां पर टेम्परेचर को मुझे इंक्रीज करना है और जो मेरे पास में डेल्टा टी है उसको मुझे 1 केल्विन रखना है। सेम कहानी है यहां पर भी, इसके लिए भी मुझे यहां पर हीट देनी है। लेकिन इस वाले देखो एक बात समझो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या तो प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब मैं जो पहला केस है इसमें कर देता हूं कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट है। तो देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पक्की बात है कि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप होती है।
ठीक, मैं एक बार यहां पर बता देता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन ये जब की बात है जब हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो, और इसको आप लोग चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस वाले केस में भी आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करूंगा। यहां पर वॉल्यूम को मुझे कांस्टेंट करना है, तो इस वाले केस में जो वॉल्यूम है वो मुझे कांस्टेंट लेना है, तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, अब बात समझ लीजिए क्या हो रही है। इस केस में जब आपने हीट दी तो हीट गिवन टू द गैस दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से वॉल्यूम मैंने बढ़ा करके यहां पहुंचा दिया। पहले वॉल्यूम कुछ था, लेकिन यहां पर वॉल्यूम मैंने यहां बढ़ा दिया, यहां पर चेंज कर दिया, इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, और ये आ गया मेरे पास में यहां पर डेल्टा वी, वॉल्यूम यहां पर चेंज हुआ और डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन इस वाले केस में आपने क्या किया कि गैस को यहां पर गर्म किया, हीट दी उसे, और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया। इससे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है उसका, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हो। ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हो। ठीक, तो देखिए जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो उस कंडीशन में गैस वर्क करती है। तो मतलब इस केस में जो गैस है वो वर्क कर रही है, तो यहां पर भी आप हीट दे रहे हो और हीट आप यहां पर भी दे रहे हो। लेकिन जब आप हीट दोगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसको कहा जाता है सीपी, और जब आप हीट दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इसको कहा जाता है सीवी। ठीक है, तो एक मोल गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है उसको कहा जाता है सीपी। ऐसे ही 1 मोल गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है उसको कहा जाता है सीवी। लेकिन हमें यहां पर यह चेक करना है कि ये वाली हीट ज्यादा होगी या फिर ये वाली हीट ज्यादा होगी, ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए सीधी सी बात है कि भाई जो हीट आप यहां पर दे रहे हो वो गैस का टेम्परेचर बढ़ा रही है, लेकिन जो हीट आप यहां पर दे रहे हो वो भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगी वो तो बराबर ही लगेगी दोनों में। लेकिन ये वाले जो हीट है जो ये दे रहे हो, इससे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस वर्क कर रही है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस केस में गैस क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में सीपी होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। बस ये याद रखिए, सीपी और सीवी में से सीपी ज्यादा होता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आती है, वो रिलेशनशिप ये आती है कि सीपी माइनस सीवी एंड दैट इज इक्वल टू आर। इस फॉर्मूले को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में मेयर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। तो यहां पर मैंने ये समझा है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू आर होता है, दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप यहां पर देखने को मिलेगी, और वो रिलेशनशिप ये है, भाई जो डिफरेंस है दोनों का वो तो वर्क है ना। यहां पर जो हीट आपने दी उससे भी टेम्परेचर बढ़ा, जो हीट यहां पर दी उससे भी टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन जो हीट आपने यहां पर दी उससे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वर्क भी हुआ, और जो हीट आपने यहां पर दी उससे प्रेशर तो बढ़ा लेकिन वर्क नहीं हुआ। तो मतलब इस सीपी और सीवी में जो डिफरेंस है वो क्या है, वर्क है। तो मतलब ये निकला कि एक्चुअल में जो ये गैस कांस्टेंट आर होता है दैट्स द वर्क। यही हमारे पास में होता है वर्क डन बाय द 1 मोल गैस व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये होता है हमारे पास में एक्चुअल में आर। अब देखिए, एक तो बात ये हो गई, जो यहां पर सीपी और सीवी है हमारे पास, जो हमने सीपी और सीवी यहां पर लिखे हैं, अगर आप इनकी बात करें तो इनके थोड़े से इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सीपी की, तो सीपी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एफ अपॉन 2 इंटू आर, 1 प्लस एफ अपॉन 2 इंटू आर। यह फॉर्मूला होता है एक्चुअल में सीपी का। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो हमारे पास में यहां पर सीवी है,
CV का फॉर्मूला होता है F/2 इंटू R, ये CV का फॉर्मूला है। अब आप यहां पर ये कहेंगे कि सर ये F क्या आ गया नई चीज, F का क्या मतलब है? तो देखिए अगर हम F की बात करते हैं तो जो टर्म आप यहां पर यूज कर रहे हो F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो F है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास में कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूल है वो कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, उसका मोशन कितने तरह का पॉसिबल है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि कितने तरह से वो फ्री है मूवमेंट करने के लिए, उसको हमने कहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ये रिलेशनशिप है अपनी, इनको आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर कुछ एनालिसिस और है हमारे पास, उस एनालिसिस को हम लोग समझते हुए जाएंगे, यहां पर डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग मोनो एटॉमिक गैस ही की थी, तो मैं दोबारा से मोनो एटॉमिक गैसेस को लिख देता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास में मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, जैसे हीलियम हो सकती है, या फिर नियॉन हो सकती है, आर्गन हो सकती है, इवन ऑक्सीजन हो सकती है। तो इस टाइप की जो गैसेज हैं ये इस टाइम पे हमने लिखी हैं कि ये मोनो एटॉमिक गैस है। जिस गैस में केवल एक ही एटम होगा तो वो एटम एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है। वो एक्स एक्सिस पे चल सकता है, या फिर वाई एक्सिस पे चल सकता है, या फिर जेड एक्सिस पे चल सकता है। वो ट्रांसलेशनली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला मूवमेंट वो 3 एक्सिस पे कर सकता है। तो जो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस होती हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एक्चुअल में 3, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है हमारे पास में 3, और इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहां पर जो है निकालना चाहूं कि इस केस में सीपी कितना होगा, तो सीपी हमारे पास में यहां पर बनेगा 1 प्लस एफ की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3, तो 1 प्लस F/2 इंटू हमारे पास में यहां पर आर आया। तो यहां के अकॉर्डिंग जो सीपी की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास में 5/2 यानी कि आर। तो ये वैल्यू हमारे पास में हो गई, सीपी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम चाहें तो यहां पर सीवी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सीवी की वैल्यू होती है F/2 इंटू आर, ये इतनी आएगी। तो अगर इसको देखेंगे हम तो सीवी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 3/2 इंटू आर। आर की वैल्यू को आप चाहें तो यहां पर 2 कैलोरी रख सकते हैं। तो आर की वैल्यू अगर यहां पर 2 कैलोरी रखेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 5 कैलोरी। सेम उसी तरह से अगर यहां पर आप 2 कैलोरी रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये 3 कैलोरी। तो ये आपने सीपी और सीवी निकाली है। लेकिन एक और बात थी हमारे पास, वो थी यहां पर गामा। यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, ये थी हमारे पास में गामा। तो अगर मैं गामा की बात करता हूं तो गामा की वैल्यू क्या है मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी CP/CV के बराबर। तो CP कितना है 5/2 इंटू आर, और यह 3/2 इंटू आर। तो मतलब जो वैल्यू मेरे पास में यहां पर आएगी दैट इज 5/3। तो इस केस में जो गामा की वैल्यू है मोनो एटॉमिक गैस के लिए वो होती है 5/3। तो ये हो गया किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब मोनो एटॉमिक गैस के बाद सेम ऐसी ही रिलेशनशिप हम डाई एटॉमिक गैस के लिए भी सोच सकते हैं कि डाई एटॉमिक गैस में क्या रिलेशनशिप आएगी, डाई एटॉमिक गैस में ये रिलेशनशिप कैसे बनेगी, उसको हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं एक बार कि अगर हमारे पास में डाई एटॉमिक गैस है, अगर डाई एटॉमिक गैस है तो ऐसी हो सकती है जैसे हमारे पास में यहां पर H2 है, या फिर हमारे पास में O2 है, या फिर हमारे पास में N2 है, इवन हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस टाइप की गैस अगर हमारे पास है तो ये डायटोमिक हो गई। तो डायटोमिक गैस के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर मान लो कोई डायटोमिक गैस है तो आप मान सकते हैं कि जैसे ये मार्कर है और ये एक डायटोमिक गैस है, तो एक एटम इसका यहां पर लगा हुआ है और एक एटम इसका यहां पर लगा हुआ है। तो इसमें 2 एटम है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा
वो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, तीनों जगह पे चल रहा होगा, तो जो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये रोटेट भी कर सकता है, ऐसे करके, ऐसे ही रोटेट भी कर सकता है, तो इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी काउंट होगा, और वो 2 होता है इसके। तो इस केस में डाई एटॉमिक गैस अगर है तो यहां पर जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 होगा, लेकिन 2 होता है हमारे पास में यहां पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस केस में जो हमारे पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होता है यहां पर 5। तो डायटोमिक गैस का जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना है वो है हमारे पास में 5, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने इन सभी फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। जैसे मान लिए सीपी की मैं बात करूंगा तो सीपी बनेगा 1 + 5/2 इंटू आर। ऐसे ही अगर आप सीवी की बात करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास में 1 + ये 5 है सीधा, तो ये बन जाएगा f/2 इंटू यहां पर आर। ऐसे ही आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में यहां पर सीधा ही लिख देता हूं मैं 5/2। ये वैल्यू जो मेरे पास में आएगी दैट विल बी 7/2, ये आएगी 5/2, तो CP/CV दैट विल बी 7/5। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में यहां पर 7/5। तो इस तरह से आप यहां पर गामा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो उसके बाद में आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, ये हमारे पास में पॉइंट बना। अब यहां पर कुछ और बात देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास में कोई ट्राइएटॉमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस, तो देखो ट्राइएटॉमिक गैस जो हमारे पास में है वो हो सकती है जैसे SO2 है, तो ये ट्राइएटॉमिक गैस है, इसमें 3 एटम यहां पर पाए जा रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कि हमारे पास में ओजोन हो। अगर मैं SO2 या ओजोन की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि ये ट्राइएटॉमिक के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जो हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ट्राइएटॉमिक गैस का, वो एक्चुअल में होता है 3 तो होता है ट्रांसलेशनल, और +3 ही होता है यहां पर रोटेशनल, तो टोटल यहां पर 6 होता है। तो आप 6 के अकॉर्डिंग यहां पर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। केयरफुल ये रहना है कि अगर मान लो मेरे पास में CO2 गैस है, तो देखिए अगर हम CO2 गैस की बात करेंगे तो एक्चुअल में जो CO2 गैस है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहां पर SO2 गैस की बात करूंगा तो जो SO2 गैस है वो SO2 गैस इस तरह से बेंट मॉलिक्यूल होता है, तो ये तो बेंट है। अगर ये लीनियर है, तो याद रखिएगा कि इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्चुअल में 6 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा। इसका कारण यह है कि अगर ये लीनियर है तो इसका सेंटर ऑफ मास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा ट्रांसलेशनल वाले, और फिर रोटेट बस, ये तो लीनियर है। तो बेसिकली शेप से ज्यादा संबंध नहीं है बल्कि लीनियर से संबंध है। अगर लीनियर है तो डायएटॉमिक की तरह से इसका बिहेवियर हो जाएगा, और इस कंडीशन में यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हमारे पास में 5 आएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नो डाउट इसका 6 ही आएगा। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, गैस मान लीजिए हमारे पास में इससे भी आगे की है, और मैं सीधा कहता हूं कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक गैस है, इससे आगे का कोई केस आ रहा है, और हमारे पास में जो गैस है वो पॉलीएटॉमिक टाइप की है, तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उस केस में 7 होता है, जिसमें 3 होता है ट्रांसलेशनल और 4 होता है रोटेशनल। इससे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो आर है, आर को यूज करके अपने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू को आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि जो गामा की वैल्यूज हैं वो यहां पर कितनी कितनी आ रही हैं। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जो इस टाइप के केसेस हैं, वो आप अब कर सकते हो। ये जो टॉपिक मैंने आज आप लोगों को कराया है, ये टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को आप लोग किस तरह से सोचते हो। तो इसको थोड़ा स्टडी करिए, इसको प्रॉपर्ली समझिए, और उसके बाद में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।